नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अक्षम्य। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अक्षम्य। बरामदे में साइकिल टिकाते ही भीतर का शोर उसके कानों के पर्दे फाड़ने लगा। मन तो हुआ कि उल्टे पांव लौट जाए, पर छोटू की करुण रुलाई ने उसके पांव बांध दिए थे। अंदर आकर देखा, बाबूजी छोटू को थामे खड़े हैं और माँ उसे धुलवा रही हैं। पिता को देखते ही छोटू की रुलाई और बढ़ गई। तौलिए में लपेटकर उसने बच्चे को उठाया तो महसूस किया कि उसकी पतली सूखी टांगें थर थर कांप रही हैं। पानी क्या एकदम ठंडा था अम्मा? उसने सहमे स्वर में पूछा। अब दिन में 20 बार पानी कौन गर्म करेगा? जरा सुनो तो। बबुआ, अब हम भी 60 के हो चले हैं। भागवान होते तो मचिया पे बैठ के माला जपते होते, पर क्या करें, कर्मों का फेर है जो इस उम्र में तुम्हारे यहाँ नरक उलीच रहे हैं। मैं दवाई ले आऊँ इसकी? श्याम ने कहा और छोटू को लिए लिए ही सड़क पर चला आया। दरअसल इस समय बाहर जाने का जरा भी हौसला नहीं था उसमें। 3-3.5 मील साइकिल चलाकर लौटता है तो बदन टूटने सा लगता है, और वह घटिया साइकिल तो प्राण ही ले लेती है। घर लौटता है तो इच्छा होती है कि चुपचाप पड़ा रहे, किसी से बात भी न करे, पर कहाँ हो पाता है यह। अम्मा की चीख पुकार, छोटे का रिरियाना, लड़कियों की धमा चौकड़ी और गीता का खांसना कराहना। कभी कभी सोचता है, जिस उत्साह से घर लौटा करता था वह घर कहाँ खो गया। तब तो घर पहुँचने की ललक में अंतर पता ही नहीं चलता था। साइकिल और वह खुद दोनों ही मानो हवा के घोड़े पर सवार रहते थे, और अब 4 पैडल के बाद ही दम फूलने लगता है। बंसी की गुमटी के पास से गुजरा तो याद आया, आज उसने चाय भी नहीं पी। अम्मा से यह भी न हुआ कि एक कप चाय को ही पूछ लेती। आते ही रामायण शुरू कर दी। गुमटी की खड़खड़िया बेंच पर बैठते ही अतीत फिर एक बार उसकी स्मृतियों में कौंध गया। सच, तब घर लौटना कितना सुखद लगता था। लगता था जैसे पूरा दिन उसकी प्रतीक्षा में बीता है, और ये प्रतीक्षा की घड़ियां उसके स्वागत की तैयारियों में बीती हैं। धुला पूछा घर, सजे संवरे बच्चे, मुस्कुराती पत्नी, गर्मा गर्म चाय और मीठी मीठी बातें उसके घर लौटते ही एक रौनक सी हो जाती। लगता कि वह कोई बाबू नहीं है, राजा है, राजा। गीता जिसकी आतुरता से बाट जोहती रही थी, तब मन कैसा पुलकित हो उठता था। मम्मी पाँच। छोटू कुनमुनाया तो वह वर्तमान में लौटा। सच तो छोटू की मम्मी के पास तो वह भी नहीं गया अभी। दफ्तर से लौटकर एक बार हालचाल जरूर पूछ लेता है वह। एक रूटीन है, एक कर्तव्य बोध है, बस। नहीं, उसे तो गीता की सूनी उदास आंखों से दहशत सी होने लगी है। छोटू रास्ते में ही सो गया था। उसे अम्मा के पलंग पर लिटाकर वह पत्नी के कमरे में गया। निष्प्राण सी वह बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आहट पाते ही उसने आंखें खोल दी। बड़ी बड़ी आंखें जो उसके सूखे चेहरे पर और भी बड़ी लग रही थीं, जिनके इर्द गिर्द बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे। कहाँ गया वह रूप लावण्य जिसे देखकर वह रीझा था? तबीयत पूछने को वह नीचे झुका तो एक बासी गंध नथुनों में भर गई। उफ, यह चादर कब से नहीं बदली गई? क्या पता, मरी सी आवाज में उसने कहा। जरा उठो तो, श्याम ने कहा, और फिर खुद ही उसे धीरे से उठाकर उसने एक मोढ़े पर बिठा दिया। पूरा बिस्तर झटकार कर नए सिरे से बिछाया। ओढ़ने बिछाने की चादर और तकिए का गिलाफ निकाल फेंका। फिर उसने बड़ी पेटी खोलकर चादरों का एक जोड़ा निकाला। बिंदु के हाथ की कड़ी चादरों में से अब यहाँ 2-4 बच गई हैं। अपना एकांतवास उसने सुई धागे के सहारे ही काटा था।
कमाल का जादू था उन उंगलियों में। गीता देखती तो ठगी सी रह जाती। कहती, इन्हें सहेज कर रखेंगे जी, मैं तो एकदम फूहड़ हूँ, कालिंदी के दहेज में यही काम आएंगी। तभी खटर पटर सुनकर अम्मा दौड़ी आईं। यह क्या हो रहा है? बिस्तर ठीक कर रहा हूँ, उसने रूखेपन से उत्तर दिया। सो तो दिख ही रहा है कि रानी जी की सेवा हो रही है। कलयुग में यही सब तो होगा। पर मैं पूछती हूँ, इस नई चादर का सत्यानाश क्यों कर रहा है? चादर है तो बिछाने के ही काम तो आएगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर यह जो ढेर लगा रखा है, इसे धोएगा कौन? धोबी के यहाँ डाल आऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। धोबी मुफ्त में ही धोएगा जैसे। ओफो अम्मा, बिना मतलब किटकिट मत करो। जब से आया हूं सुन रहा हूं, मेरे तो कान पक गए हैं। आग में जैसे घी पड़ गया। अम्मा ने वह चीख पुकार शुरू की कि उस होहल्ले से छोटू जाग गया। अब अम्मा के गर्जन तर्जन में उसका रुदन भी शामिल हो गया। श्याम जानबूझकर अनसुना कर गया। उधर आंगन में रखी पत्थर के कोयले की सिगड़ी चेत गई थी। रोते छोटू को उठाते हुए अम्मा ने हाँक लगाई, कल्लो, कहाँ मर गई? यह भी नहीं होता कि 2 घड़ी भाई को ही उठा ले। अभी पेट में आग पड़ेगी तो सबकी सब दौड़ी आएंगी। तब क्या परोसूंगी? अपना सिर। कल्लो उर्फ कालिंदी सहमी सी घर में दाखिल हुई। उसके पीछे घिसटती सी दोनों बहनें थीं, कावेरी और कामनी। बिखरे बाल, मुचड़े फ्रॉक, स्याही सने हाथ। जापानी गुड़िया सी लगने वाली इन लड़कियों का यह क्या हाल हो गया? कालिंदी 10 बरस की उम्र में ही पुरखिन सी लगने लगी है। कहाँ थी तुम लोग? रिंकी दीदी के यहाँ। सवाल समझ रहे थे। यह हुलिया लेकर राय साहब के यहाँ गई थी तुम लोग? वह चीखा तो कालिंदी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। छमाही परीक्षा में फेल होने पर अभी परसों ही तो उसे मार पड़ी है। सिसकी की आवाज़ सुनकर उसने चौंक कर देखा। दोनों हाथों में चेहरा छिपाए गीता रो रही थी। रुलाई के आवेग से उसकी पूरी देह हिल रही थी। अब तुम्हें क्या हुआ? उसने खींच कर पूछा। मरती भी तो नहीं है लड़की। पढ़ने बैठती है तो अम्मा की डांट खाती है, फेल होती है तो तुमसे मार खाती है। स्कूल में रोज सजा मिलती है सो अलग। जरा सी जान कितना सहेगी आखिर? सारा रोष, सारा उफान पल भर में बिला गया। उसे स्वयं ग्लानि हो आई। बर्फ की सिल्ली बना वह बैठा रह गया। सुनो, क्या है? अम्मा कहाँ हैं? पड़ोस में। ननंद भौजाई संग्राम में रेफरी बनकर गई हैं। 2 रोटी खाकर उठ आया हूँ। कब तक राह देखता? दफ्तर को वैसे ही रोज देर हो जाती है। पर गीता ने ना तो उसके भूखे उठ जाने पर दुख प्रकट किया, न दफ्तर में लेट हो जाने पर चिंता ही प्रकट की। उल्टे अनुरोध किया, 5 मिनट मेरे पास बैठ सकते हो? उसके स्वर के अनुनय को वह टाल न सका। सहमा सा उसके पास आकर बैठ गया। जानता था अम्मा देख लेंगी तो आसमान सर पर उठा लेंगी। वे बेटे को बहू की छाया से भी बचाए रखती हैं, बीमारी से डरती हैं। इसीलिए दोनों पति पत्नी बात करने को भी तरस गए थे। 24 घंटे अम्मा की चौकीदारी चलती थी। क्या कह रही थी? जल्दी कहो, देर हो रही है। तुम किसी तरह जाकर दीदी से माफ़ी मांग सकते हो। दीदी मतलब बिंदु दीदी। बड़ी मुश्किल से वह नाम ले पाई। वह भीतर तक राख हो आया। गीता अपनी रौ में कहे जा रही थी, बस एक बार जाकर माफ़ी मांग लो। चलने लायक होती तो मैं भी साथ हो लेती, उनके पांव पकड़ लेती। कहती, दीदी कसूर मेरा है, उसका दंड मेरे अबोध बच्चों को मत दो। तुम क्यों माफ़ी मांगोगी? क्या किया है तुमने? अनजाने ही सही, उनका हक तो छीना है। ज़रूर उनकी आत्मा मुझे श्राप रही है। श्याम ने नज़र भरकर पत्नी को देखा। सचमुच वह किसी शापित देवकन्या सी लग रही थी। उदास, हताश, विवर्ण। कितनी उमंग के साथ ब्याह कर आई थी। तब लगता था जिंदगी में चारों ओर फूल ही फूल बिखरे हैं। पर फिर 3-4 साल तक कोई बाल बच्चा नहीं हुआ तो लगा
कि फूल कुम्हलाने से लगे हैं। फिर कालिंदी का जन्म हुआ। जीवन एक बार फिर रंगीन लग उठा, पर एक के बाद एक 3 लड़कियां हो गईं तो दोनों बुझ से गए। चौथी बार 9 महीने बड़ी दुश्चिंता में कटे थे। शायद वही तनाव गीता को भीतर ही भीतर खोखला कर गया। अब की बार लड़का तो हुआ, पर वह खटिया से लग गई। न बीमारी पकड़ में आती है, न दवा लगती है। लड़का भी दिन पर दिन सूखता जा रहा है। अम्मा जब तब बिंदु को कोसती रहती हैं और बेचारियां तो मर जाती हैं तब पकड़ती हैं, पर यह कुलच्छनी तो जीते जी चुड़ैल बन गई। तुम भी अम्मा की बातों में आ जाती हो, वह सूखी हंसी हंसकर बोला। वह तो सठिया गई हैं। उनका दोष नहीं जी, थक जाती हैं बेचारी। कोई यह उम्र है उनके काम करने की? रसोई पानी और 4 बच्चों की साज संभाल कोई हंसी खेल है? दोनों वक्त खाना दे रही हैं, यही बहुत है। पर बच्चे अनाथों के से घूमते रहते हैं तो बड़ा मन कचोटता है। इन लोगों के कारण तो मैं शांति से मर भी ना पाऊंगी। अम्मा लौट आई थीं। वह एकदम उठ खड़ा हुआ। दीदी से मेरे प्राणों की भीख मांग लेना, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, गीता ने कहा और होंठ भींच लिए। सारा दिन उसकी आंखों में गीता का व्यथा में डूबा चेहरा घूमता रहा। कानों में उसका करुण स्वर बजता रहा। दीदी से मेरे प्राणों की भीख मांग लेना, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसकी क्षमा याचना से अगर गीता को जीवन दान मिल सकता है तो वह यह भी कर लेगा, पर किस किस अन्याय के लिए क्षमा मांगेगा? बिंदु भी कभी सप्तपदी चलकर उसके घर आई थी, पर उसे कौन सा सुख दिया उसने, या कौन सा दुख है जो नहीं दिया? सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था तभी शादी हो गई थी। सपने देखने की उम्र थी वह, पर पहली भेंट में पत्नी को देखा और सारे सपने चूर चूर हो गए। अम्मा पर बुरी तरह बिगड़ा था वह। अम्मा भी कहाँ खुश थी। वह साथ में ढंग का साज सामान नहीं लाई थी। बाबूजी नाराज थे। बारात का स्वागत सत्कार ठीक से नहीं हो पाया था। इसी अप्रिय वातावरण में दाम्पत्य का शुभारंभ हुआ। पत्नी के प्रति अपनी वितृष्णा को छिपाने की श्याम ने जरा भी कोशिश नहीं की। बिंदु ने भी भाग्य के लेख को चुपचाप स्वीकार कर लिया। पति के पैरों पड़कर उसने घर के किसी कोने में पड़े रहने की अनुज्ञा मांग ली। बस जो उसका अधिकार था उसे उपकार मान लिया। पढ़ाई के लिए उन दिनों वह शहर में रहता था। 8वें दिन घर आता था। घर में पांव रखते ही अम्मा बहू की गाथा लेकर बैठ जाती। रात कमरे में पहुंचता तब तक मन कितना विषाक्त हो जाता। सोचता, रूप न सही, औरत के पास गुण तो हो, काम करने का सलीका तो हो, बातचीत की तमीज तो हो। सारी रात कलह में ही कट जाती। सोमवार को शहर लौटता तो उसका मन तिरस्कार में आकंठ डूबा होता। पास पड़ोस की महिलाएं यह नाटक देखती और बहू पर तरस खाती। पता नहीं कैसे उसने सबकी सहानुभूति बटोर ली थी। नाते रिश्ते की भाभियां जब भी मौका पाती उसे समझाने लगती, देखो लाला, तुम्हारी अम्मा सी खूबसूरत ना सही, पर बहू इतनी गई गुजरी भी नहीं, पर कोई उसे ढंग से पहनने ओढ़ने तो दे। काम में भी इतनी सुघड़ है कि सारा दिन खटती रहती है। बस इतवार को ही अम्मा उसे चूल्हे चौके के पास फटकने नहीं देती। वह सुनता और चुप लगा जाता। उन लोगों से कैसे कहता कि शिकायतें तो बहाना भर हैं। वह तो किसी तरह अपना आक्रोश उतारना चाहता है। अपने सपनों के बिखर जाने का एहसास उसे बार बार गुस्से से भर जाता था। अब कभी कभी सोचता है, लोग क्या अनचाही बीवी के साथ गृहस्थी नहीं चलाते, पर उसके लिए ज़रूरी है घर वालों की संवेदना और सहयोग। लेकिन यहाँ तो हर कोई उनके बीच की खाई को पाटने की बजाय चौड़ी करने पर ही तुला हुआ था। बाबूजी तो खैर हमेशा मिट्टी के माधो रहे हैं, पर अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस रोज भी घर में पांव रखते ही अम्मा शुरू हो गई थी, पर इस बार जो सुनाया था वह बहुत भयंकर था। एक तरह से बहू का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था उसके सामने।
अम्मा को विश्वास हो गया था कि रज्जू हलवाई के साथ बहू का चक्कर चल रहा है, नहीं तो पति की ऐसी अनचाही होकर भी कौन सी लड़की ससुराल में पड़ी रहेगी। पत्नी समझकर कभी प्यार नहीं किया था श्याम ने, पर पति के अधिकार को वह भूल नहीं सका। एकदम शुरू हो गया। हर अन्याय को चुपचाप सह जाने वाली बिंदु इस बार बिफर उठी। बोली, देखो, घर से निकालना हो तो साफ साफ कह दो, लेकिन इस तरह का लांछन लेकर मैं नहीं जाऊंगी। उसकी वह दबंग आवाज, वह आक्रोश देखकर वह और भी तैश में आ गया। तब बिंदु ने वह भयानक बात कही थी, जानती हूं तुम्हारी माँ ने अपना अनाचार ढकने के लिए मुझ पर यह तोहमत लगाई है। मेरे यहाँ रहने से उनकी आज़ादी में खलल पड़ता है ना। फिर तो वह अपने आपे में नहीं रहा था। जिंदगी में बाबूजी ने दिलेरी का एक ही काम किया, अधमरी बिंदु को गाड़ी में डालकर पास के कस्बे में उसके पिता के यहाँ छोड़ आए थे। बोले, वे लोग 10 जूते भी मारेंगे तो सह लूँगा, मैंने पाप ही ऐसा किया है। वह पराई लड़की मेरे घर में दुख पाती रही और मैं चुपचाप देखता रहा। ठीक ही कहती है गीता, बिंदु की आत्मा सचमुच मुझे शाप देगी। बिंदु के जाने के बाद ही यह एहसास हुआ कि पड़ोस के गणेशी चाचा का घर में जब तक चला आना उतना सहज नहीं है। तब से अम्मा से जैसे नफरत सी हो गई है, बाबूजी से और भी ज्यादा। क्यों वह चुपचाप यह अनाचार सहते रहे? तभी हिम्मत जुटा पाता तो शायद माफी मांगकर उसे घर लौटाया जा सकता था, पर वह सोचता ही रह गया और उन लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया। कचहरी के वकीलों के चक्कर लगा लगा कर जब वह बिल्कुल खोखला हो गया, तब कहीं जाकर तलाक मिला। कोर्ट से तो बिंदु को मासिक भत्ता देने का भी आदेश हुआ था, पर बिंदु ने ही उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया और उसने राहत की सांस ली। इतनी सी तनख्वाह में क्या तो उसे देता, क्या खाता। उसके बाद बासंती बयार सी गीता उसके जीवन में आई। उसके जादुई अस्तित्व से वर्तमान इतना सुंदर, इतना मुखर हो उठा कि पिछला कुछ भी याद न रहा। वह हर बार सोचता, घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाता है, कोई इस नन्ही सी लड़की से आकर सीखे। लेकिन उसका यह स्वर्ग धीरे धीरे नर्क में बदलता जा रहा है। संचित सुख हाथों से फिसलता जा रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ असहाय सा देखता रह जाता है। गीता कहती है, एक बार दीदी के पास हो आओ, उनसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वह दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। इस दरवाजे पर उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछ जाते थे। आज यहाँ वह याचक की हैसियत से खड़ा था। अपनी मरणासन पत्नी की बात रखने के लिए सारा अभिमान ताक पर रख कर आया था, पर अब कुंडी खटखटाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भीतर से रामायण पाठ की आवाज आ रही थी। शायद बाबूजी थे। शबरी का प्रसंग चल रहा था। वे विभोर होकर चौपाई पढ़ रहे थे। उसे लगा श्री राम का नहीं, उसी का स्वागत हो रहा है। बिंदु के बाबूजी और माँ उसे देखकर ऐसे ही भाव विभोर हो जाया करते थे। यह सोचकर उसने चौथी बार कुंडी खटखटाने के लिए साहस बटोरा तो ध्यान गया, अब तो दरवाजे पर घंटी के लिए बटन भी लग गया है। उसने धीरे से बटन दबा दिया। संगीत की स्वर लहरी वातावरण में गूंज गई। रामायण पाठ थम गया। खट से एक स्विच ऑन हुआ और बाहर की बत्ती जल उठी। उस रोशनी में उसने देखा, वार्निश पुते दरवाजे पर चमकदार नेम प्लेट झूल रही है। बिंदु पाराशर, MA PhD LLB, प्रिंसिपल विद्या निकेतन जूनियर कॉलेज। वह ठगा सा उस नेम प्लेट को पढ़ता रहा कि भीतर से खरखराती आवाज आई, कौन? इससे पहले कि वह जवाब देता, दरवाज़ा खुल गया। सामने बाबूजी खड़े थे, झकाझक सफ़ेद धोती कुर्ता पहने। कमरे की डिस्टेम्पर पुती दीवारें ट्यूबलाइट की रोशनी में नहा गई थीं। ऊपर पंखा चक्कर काट रहा था। गद्दीदार कुर्सियां थीं, सोफा, रेडियो। कहिए, वह चौंक गया। क्या बाबूजी ने सचमुच उसे नहीं पहचाना?
क्या उन्हें कम दिखने लगा? इन 15 सालों में वह इतना बूढ़ा हो गया है कि पहचाना न जा सके। बिंदु जी हैं? उसने हिम्मत करके पूछा। नहीं, उसके यहाँ जलसा है, माँ बेटी दोनों वहीं गई हुई हैं। भाभी? कौन सी? वही बड़ी वाली, वह ऊपर रहती हैं। ऊपर तो तिवारी जी रहते थे ना? हाँ, तिवारियों का ही था यह घर। 2-3 बरस हुए हमने खरीद लिया। अच्छा जी। उसने नमस्ते की और लौट पड़ा। उन्होंने पहचाना नहीं, एक तरह से ठीक ही हुआ। बिंदु घर पर नहीं थी, यह सुनकर भी उसे राहत ही मिली थी। उसके पीछे जब दरवाज़ा बंद हो गया तब एक भरपूर नज़र उसने घर पर डाली थी। सचमुच घर का कायाकल्प हो गया था। पहले आसपास के मकानों की तुलना में श्रीहीन सा दिखने वाला यह घर अब गर्व से सिर उठाए खड़ा था। इसी घर से कभी वह कितने सम्मान के साथ विदा होता था। पूरा घर जैसे साथ हो लेता था। बस अड्डे पर एक हंगामा सा हो जाता था। उसी घर से, उसी गली से आज चोरों की तरह चुपचाप चला जा रहा था वह। एक अपमान बोध उसे भीतर तक कुरेद गया। तभी देखा सब्जी के थैले लटकाए बड़ी भाभी सामने से झमाझम आ रही हैं। 15 वर्षों का लंबा अंतराल बड़ी भाभी पर चर्बी की 2-3 परतें और चढ़ा गया था। बस उनमें और कोई फर्क नहीं आया था। तब भी वह उनके आकर्षण का कायल था। आज भी उनका मांसल सौंदर्य उसकी आंखों को बांध रहा था। बड़ी भाभी उन दिनों बड़ी रंगीन मिजाज की हुआ करती थी। उसे बिंदु में जरा भी रुचि नहीं थी। फिर भी वह हर तीज त्योहार पर ससुराल पहुंच जाता था। बड़ी भाभी तब उसकी जमकर खातिरदारी करती। दिन रात भौंडे मजाक करती हुई उसके पास ही मंडराती रहती थी। मन की वितृष्णा बिंदु के चेहरे पर झलकने लगती। हाय लली, जरा सा मजाक ही तो कर रहे हैं, तुम्हारी अमानत पर डाका थोड़े ही डाल रहे हैं। पर श्याम जानता था यह सिर्फ मजाक नहीं है। जरूर वे उसे चाहती हैं। उसके सुदर्शन व्यक्तित्व ने उन पर जादू कर रखा है। उससे रहा नहीं गया। वह सड़क के बीचों बीच रास्ता रोककर खड़ा हो गया। भाभी नमस्ते। लैंप पोस्ट की रोशनी में वे देर तक उसे देखती नहीं। शायद उसमें वह बांका सजीला जवान खोजने की चेष्टा करती नहीं। बड़ी देर बाद उन्होंने पहचाना। लाला हो क्या? और एकदम उनका चेहरा कठोर हो आया। कहो, उन्होंने रूखे स्वर में पूछा। उनकी रुखाई से वह एकदम हड़बड़ा गया था। बोला, कुछ नहीं, एक सरकारी काम से आया था, सोचा। हाँ, अब तो यहाँ का सरकारी काम हमेशा ही निकला करेगा। मैं समझा नहीं भाभी। अरे लाला, इतने भोले तो तुम नहीं हो। सुन लिया होगा कि हम लोग अब जायदाद वाले हो गए हैं, पर इतना कानून तो हम भी जानते हैं भैया। तलाक के बाद अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। आप गलत समझ रही हैं भाभी। अरे तुम्हें तो हम खूब समझे हुए हैं लाला। भाभी तमक कर बोली। हमें सब मालूम है। बहुरिया टीबी में गली जा रही है। इलाज के लिए मकान तक गिरवी रखना पड़ा है तुम्हें। सब मालूम है। तभी ना यहाँ की याद आई है। जानते हो ना कि बिंदु 1500 महीना कमा रही है। सोचा होगा मांगते ही नोटों की बरसात कर देगी। पर इस धोखे में मत रहना, कहे देती हूँ। उसी तरह झमाझम करती हुई वे चली गईं। वह पत्थर बना देर तक सड़क पर खड़ा रह गया। उसी रात वह लौट पड़ा। कह देगा गीता से कि बिंदु की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने वालों ने बिंदु से मिलने नहीं दिया। और अगर मिल भी लेता तो क्या होता? अपमान सहने के लिए वह मानसिक रूप से तैयार होकर आया था। पर बिंदु भी अगर भाभी की तरह सोच लेती तो कैसे विश्वास दिलाता कि वह सिर्फ क्षमा मांगने आया है? कैसे कहता कि अभिशाप से मुक्ति के अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।